क्लास 9 थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज इस वीडियो का टॉपिक क्या रहने वाला है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मान के चलिए आपको 2 पेन 3 पेंसिल की जो कॉस्ट है वो आपको 20 रुपए दे रखी है, और फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक पेंसिल या एक पेन की कॉस्ट क्या होगी, क्या आप मुझे बता पाएंगे? ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग टॉपिक को सीखते हैं उस टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल। हमारी जो नई एनसीईआरटी है गणित मंजरी, इसमें ऐसे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इन क्वेश्चंस को जानने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन वो आप लोगों को जाननी बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको एक दो चीजें बताता हूं। सबसे पहले हम लोग इन टॉपिक को हम लोग क्लास 8th में भी डिस्कस करके आ रहे हैं, फिर भी एक बार मैं आपको हल्का सा रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि पेपर में एमसीक्यू पर्पस से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस करें कि वेरिएबल क्या होता है। अब देखिए, वेरिएबल को जनरली हम लोग ऐसे जानते हैं कि भैया ऐसे कुछ क्वांटिटी जिनकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, और इसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए इसके लिए हम लोग स्मॉल अल्फाबेट का यूज करते हैं। जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, p हो गया, q हो गया। ऐसे कुछ अल्फाबेट्स की मदद से हम लोग वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? देखिए, नाम में आ रहा है वेरिएबल। वेरी का मतलब क्या होता है? चीजों का चेंज होना। आपने सुना होगा किसी भी जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में आता है कि टेम्परेचर वेरी कर रहा है, प्रेशर वेरी कर रहा है। वेरी का मतलब होता है चेंज करना। तो ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू चेंज होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। एक दो एग्जांपल देके समझे। हो सकता है अभी आपको लैंग्वेज से ना समझ में आ रहा हो कि भैया वेरिएबल क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे मान के चलिए मेरे पास x - 3 बराबर 0 है। अगर मैं यहां पे x की वैल्यू निकालना चाहूं तो मुझे x की क्या वैल्यू मिलेगी? देखिए, इधर ये माइनस का है, इक्वल के इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। मुझे यहाँ पे x की क्या वैल्यू देखने को मिल रही है? क्या मुझे यहाँ पे x बराबर 3 देखने को मिल रहा है क्या? वही अगर मैं एक और क्वेश्चन लेके सॉल्व करूं इसको, x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो मुझे यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी? क्या -4 मिल रही है क्या? मैं और भी एक क्वेश्चन ले देखूं, 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो मुझे क्या यहां से x की वैल्यू -6/2, दैट मींस x की वैल्यू -3 देखने को मिल रही है क्या? आप देख पा रहे हैं कि जो x है उस x की वैल्यू हर क्वेश्चन में चेंज होती जा रही है। इसीलिए इस x को या बाकी आगे जो भी अल्फाबेट्स लिखे हैं, इन अल्फाबेट्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? वेरिएबल बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू हर बारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होती जा रही है। मैं समझता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ आप एक और टर्म पढ़ते हैं, जैसे बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ऐसी वैल्यू, ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू क्या रहेंगी? फिक्स रहेंगी। ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू क्या रहती है? फिक्स रहती है। जैसे मैंने लिखा आपके लिए कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ऐसी क्वांटिटी होती है, जैसे अभी वेरिएबल को जाना, अब हम लोग कांस्टेंट की बात करते हैं। कांस्टेंट ऐसी क्वांटिटी होती है जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग इसमें अपने जो भी नंबर्स है ना, नंबर्स लिख देते हैं। लेट्स से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, ऐसे करके जो सारे नंबर्स हैं ये क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। अगर मान के चलिए मैंने आपको बोला 2 × 2, इसकी क्या वैल्यू मिलेगी? मुझे 4 वैल्यू मिलेगी। अब इसी को आप यहां पढ़ो, आप किसी दूसरे स्टेट में पढ़ो, दूसरी कंट्री में पढ़ो, क्या 2 × 2 की वैल्यू आपको हमेशा 4 ही जानने को मिलेगी या कुछ और जानने को मिलेगी? तो इसका आंसर बड़ा कॉमन सा है कि भैया आंसर तो हमें हर बारी 4 ही मिलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ऐसी क्वांटिटी, कंडीशन कुछ भी रही हो, इनमें आपको वैल्यू में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए वो क्या बोलते हैं कि भैया इन नंबरों को हम लोग कांस्टेंट बोल देते हैं। उम्मीद करता हूं वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी को समझते हुए हमारे पास एक टर्म और निकल के आता है, या बोलो एक टॉपिक और है जो हमें समझना है, जिसका नाम ही है टर्म, जिसका खुद का ही नाम है क्या? टर्म। भैया ये टर्म क्या होता है? अब देखिए, अभी हमने क्या समझा? वेरिएबल और कांस्टेंट। अगर मैं आपसे बोल दूं, अगर हमें टर्म को डिफाइन करना है, बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन इसके लिए ये है कि भैया अगर आपके पास कोई वेरिएबल लिखा हुआ है तो आप उस वेरिएबल को भी क्या बोल सकते हो? टर्म बोल सकते हो। अगर आपके पास कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है, आप उस कांस्टेंट को भी क्या बोल सकते हो? टर्म बोल सकते हो। दूसरा, अगर मैं ये बोलूं कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल इनटू वेरिएबल भी लिखा है, वेरिएबल इनटू वेरिएबल भी लिखा है, आप उसे भी क्या बोल सकते हो? टर्म बोल सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास वेरिएबल
इनटू कांस्टेंट लिखा है तो आप इसे भी क्या बोल सकते हो, टर्म बोल सकते हो। तो चार चीज यहां से सीखी कि भैया किसी भी वेरिएबल को हम टर्म बोल सकते हैं, किसी कांस्टेंट को भी हम लोग भैया टर्म बोल सकते हैं, वेरिएबल इनटू वेरिएबल। ना समझ में आया, एक बार देखो एग्जांपल समझो। जैसे लेट्स से मैंने बोला x इनटू y, इसको कह सकता हूं xy, तो ये भी आपके लिए एक टर्म है। वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, इसका मतलब देखिए वेरिएबल लेट्स से मैंने x माना और कांस्टेंट मैंने 4 मान लिया, इसको क्या लिख सकता हूं 4x लिख सकता हूं क्या। तो जो हमारे पास ये 4x आया, इधर xy आया, ये भी क्या है, टर्म है। तो इन चार एग्जांपल से आप ये समझ पाए कि किसको हम लोग टर्म बोलते हैं। ध्यान ये रखना है कि अगर हमारे पास यहां पे तो मैंने आपको सिंगल सिंगल के लिए एग्जांपल दे दिया, ये अगर हमारे किसी एक्सप्रेशन में यूज हो जाए, क्या बोला मैंने कि अगर हमारे एक्सप्रेशन में यूज हो जाए तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि इनके बीच में प्लस या माइनस का साइन लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। उसी से हम लोग टर्म्स को क्या कर पाते हैं, सेपरेट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस साइन और माइनस साइन। ठीक है, अब इसी के साथ साथ एक टॉपिक और जो आपको जानना बहुत जरूरी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपने इस टर्म को बहुत सुना होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि मैंने ना लेट्स से एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं, क्योंकि देखिए हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, ज्यादा डेफिनेशन के हमें बहुत बेसिक इनकी डेफिनेशंस भी हैं। बाकी आपको अगर एक बार कांसेप्ट समझ में आ जाना तो डेफिनेशन तो हम खुद से इसकी ड्रॉ कर सकते हैं। अब ध्यान सुनना मेरी बात को। लेट्स से देखो मैंने भी बोला कि वेरिएबल मान, चलो मैंने एक वेरिएबल माना x, ठीक है, एक कांस्टेंट माना 4। ध्यान ये रखना है कि जब भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहे हो तो उसमें प्लस या माइनस का साइन आप लोग लगा के चलेंगे। ठीक है, अब ये तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा ये हमको गिवन होगा, ये हमको क्वेश्चन में दिया होगा, बस मैं आपको समझा रहा हूं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। साथ ही साथ मैं एक मल्टीप्लाई करके एक किस्म से वेरिएबल और कांस्टेंट का एक एग्जांपल ले लिया। लेट्स से मैंने माना 3x, तो जो ये पूरा मेरे सामने जो लिखा है, x लिखा है, प्लस 4 लिखा है, माइनस 3x लिखा है, ये जो मेरे सामने पूरा लिखा है, इसी पूरे को मैं क्या बोलूंगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलूंगा। क्या बोलूंगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कॉम्बिनेशन है ये किसका, टर्म्स का, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स इन विच टर्म्स कैन बी सेपरेट विद द हेल्प ऑफ प्लस और माइनस। यहां तक की बात समझे। और एग्जांपल लेंगे इसको समझने के लिए, और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने लिखा 3x प्लस 4y प्लस 7, क्या यहां भी तो ये टर्म्स लिखे हुए हैं। देखिए ये एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है और ये अपने आप में एक सिंगल टर्म है। देखना चाहेंगे, देखो अगर इसमें देखूं तो ये कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, ये मैंने आपको समझा रखा है। यहां पे भी सेम कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और यहां पे सिर्फ मैंने कांस्टेंट को लिखा हुआ है। तो जो ये दो एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं ये आपको बताते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं है, बस इतना सा है कि हम लोग टर्म्स को किस तरीके से लिख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस और माइनस, यही है बस आपका क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पर जो मैं आपको बताने वाला हूं वो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है मुझसे, या ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं, भैया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या जो इक्वेशंस होती है उनमें डिफरेंस क्या है। देखिए मैं बड़े आराम से आपको बताऊं कि यहां कहीं भी आपको इक्वल का साइन नजर आ रहा है क्या, कहीं इक्वल का साइन नजर नहीं आ रहा। इक्वेशन में बस क्या होगा कि वहां पे आपको इक्वल का साइन नजर आएगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान के चलिए मैंने लिखा 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, क्या यहां पे इक्वल का साइन दिखाई दे रहा है क्या। तो जो हम ये मेरे पास जो लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको मैं क्या बोलूंगा, इक्वेशन बोलूंगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज, जब तक मेरे सामने कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो मैं एक्सप्रेशन की वैल्यू, जो भी उसमें वेरिएबल यूज है ना, उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकता। लेकिन जो भी मेरे पास इक्वेशन होगी उसमें जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की वैल्यू को मैं फाइंड आसानी से कर सकता हूं। तो इसमें वैल्यू को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, इसमें दो साइड देखने को मिलेंगे आपको, एक लेफ्ट हैंड साइड मिलेगी, एक राइट हैंड साइड मिलेगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंस है किसके अंदर, एक्सप्रेशन के अंदर और इक्वेशन के अंदर। एक बार रिवाइज करा दूं कि भैया यहां पे कोई भी इक्वल का साइन देखने को नहीं मिलेगा एक्सप्रेशन में, लेकिन इक्वेशन में इक्वल का साइन देखने को मिलता है। एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल यूज हुआ है हम उसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते हैं, लेकिन इक्वेशन में जो भी वेरिएबल हमको गिवन होगा हम उसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। यहां तक की बात समझ में आई होगी। साथ ही साथ टर्म हो गया, वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब हम लोग समझते हैं कोफिशिएंट क्या होते हैं। अब देखिए कोफिशिएंट पे मैं इंपोर्टेंट का टिक कर रहा हूं। कोफिशिएंट पे सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। ध्यान सुनिएगा, कोफिशिएंट होते क्या।
इसको समझने से पहले ना देखिए, जो भी कोई वेरिएबल होगा, आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा होगा, उस एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल यूज होगा, उस वेरिएबल के साथ में जो भी कांस्टेंट लगा होगा ना, जो भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लगी होगी, वही इसका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। नहीं समझ में आया? एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेट्स से मैंने माना 3x² प्लस 4x और प्लस 7, चलो इसको एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं 7x3, ठीक है। अब देखिए यहां पे मेरे सामने x² है वेरिएबल के तौर पे, x है और x³ मुझे दे रखा है। अगर आप देखेंगे, मैं आपसे पूछता हूं कि x² का कोफिशिएंट क्या है। क्या पूछा मैंने आपसे कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, देखिए x² के साथ में क्या लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, तो आप बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² भैया क्या हो गया, 3 हो गया। तो मैंने क्या बताया था कि जो भी जिस वेरिएबल का आपसे क्या पूछा है कोफिशिएंट, उसके साथ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू लगी होगी या जो भी कांस्टेंट नंबर लगा होगा, वो उसका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। यहां तक बात समझ आती है? सिमिलरली अगर मैं आपसे यहां पे x का कोफिशिएंट पूछूं, किसका कोफिशिएंट, x का, तो x का कोफिशिएंट के लिए मुझे आप क्या आंसर देंगे, 4 आंसर देंगे। सिमिलरली मैं आपसे पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या रहने वाला है, तो आप मुझे आंसर करेंगे भैया 7 रहने वाला है। उम्मीद करता हूं कि कोफिशिएंट क्या होता है आपको समझ में आया हो। एक एग्जांपल और लेते हैं कोफिशिएंट को समझने के लिए। मैंने इस बार लिखा 2x प्लस, माइनस लगाते हैं इस बार, माइनस 3x²। आपके पास ये नंबर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा और मैं कर देता हूं, -1/2x³। अब अगर आपसे पूछे कि भैया मुझे बता दो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है और x³ का कोफिशिएंट क्या है, तब आप क्या बोलेंगे? तो देखिए x के साथ में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू लगी है वो उसका कोफिशिएंट है। तो अगर मैं यहाँ पे x का कोफिशिएंट देखूं, तो x का कोफिशिएंट मुझे क्या देखने को मिल रहा है, √2 देखने को मिल रहा है। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट देखता हूं, तो x² का जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² -3। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो साइन को कंसीडर नहीं करते हैं। देखिए यहां पे इस x² के साथ में क्या लगा हुआ है, 3 तो लगा हुआ है, लेकिन आगे साइन किसका है, माइनस का साइन है, तो इस माइनस का साइन को जरूर कंसीडर करना। अब विद, अगर आपसे कोफिशिएंट पूछा तो विद साइन उस कोफिशिएंट को वहां पे लिखेंगे। बात समझ आती है क्या? सिमिलरली अगर यहां से आपसे पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या रहने वाला है, तो आप क्या बोलोगे, -1/2 x³ का कोफिशिएंट है। उम्मीद करता हूं कि कोफिशिएंट कैसे निकाले जाते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बारी इतना जो मैंने लिखा हुआ है, जो भी चीज आपको इसमें नोट करनी है, एक बार आप नोट कर लें। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी मैं इसको रफ कर रहा हूं और हम लोग आगे की चीज में समझते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट मैं स्टार्ट होता हूं, स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। क्या स्क्रीनशॉट लिया, बाकी मैं इसको रफ कर रहा हूं यहां से ना। देखिए अब हम लोगों ने ये जान लिया कि भैया कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, और हम लोगों ने ये भी जाना टर्म क्या होते हैं, टर्म के साथ साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, हम लोगों ने इसको भी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे, अब हम लोगों को जो डिस्कस करना है, आपने एक टर्म कोड देखा होगा, बहुत ज्यादा वो यूज होता है और इस पे एमसीक्यू में आपके लिए क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। वो टर्म क्या है, जैसे हम बोलते हैं डिग्री। डिग्री तो आपने अपने जो नई एनसीईआरटी है उसमें भी इसके ऊपर क्वेश्चन देखे होंगे। अब डिग्री का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना। जो भी आपके पास एक्सप्रेशन है, क्या बोल रहा हूं, जो भी आपके पास एक्सप्रेशन दे रखा है, उस एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल यूज हुआ है, उसकी जो भी हाईएस्ट पावर होगी ना, वो उसकी डिग्री कहलाएगी। नहीं समझ में आया? एग्जांपल लेके देखें। क्या मैंने ये बोला कि जैसे डेफिनेशन हो जाएगी हाईएस्ट पावर ऑफ a variable in an expression। एग्जांपल समझते हैं इसका। जैसे मैंने लिखा 4x की पावर 6 3x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 प्लस 1। अब 1 को जानने हम लोग लिखते नहीं है, मैंने सिंपल x लिख दिया, ठीक है। अब आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है क्या, इस एक्सप्रेशन में आप मुझे ये बताओ कि आपको सबसे बड़ी पावर क्या दिखाई दे रही है। देखिए यहां पे पावर 6 है, यहां पे पावर 5 है, यहां पे 4 है, और जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं। तो अगर आपको यहां पे दिख रही हो तो क्या हाईएस्ट पावर आपको यहां पे 6 दिखाई दे रही है क्या? हाईएस्ट पावर कितनी है? 6।
और इस हाईएस्ट पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, इस हाईएस्ट पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो गिवन एक्सप्रेशन में जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 6 होगी। बात समझ में आई क्या? एक और एग्जांपल लेंगे इसको समझने के लिए। एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल सेकंड से हम लोग समझते हैं। जैसे लेट्स से मैंने माना 3x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 3। अब यहां पे आपको हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है वेरिएबल की? अगर मैं देखूं तो मुझे यहां पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी, 4 दिखाई दे रही है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो गई 4। ठीक है क्या? तो क्या बताया मैंने कि किसी भी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी, आपकी डिग्री रहने वाली है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आई। अब डिग्री हो गया। अब एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे डिग्री पे, एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन सुनना ध्यान से। क्वेश्चन है रूट के अंदर 4x² प्लस 3, ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। आप मुझे बताइए कि इसकी डिग्री क्या रहने वाली है। देखिए जो भी टाइम हो रहा है उस टाइम के बेसिस पे आप कमेंट सेक्शन में अभी इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, कमेंट में आंसर लिखा क्या आप लोगों ने लिखा? देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है। आप लोगों की जो भी डिग्री आई हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर लिखेंगे। बाकी अब इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं, इसकी डिग्री क्या बनने वाली है। देखिए अगर मैं इस अंडर रूट को सॉल्व करूं तो क्या इस अंडर रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? इसको देखिए ये 2 है, ये x है, इसका होल स्क्वायर, रूट चल रहा है साथ में 3, इससे ये खत्म हो जाएगा। तो मुझे यहां से क्या देखने को मिला, 2x प्लस 3। अरे भैया इस पे वेरिएबल पे अगर कोई भी पावर नहीं लिखी होती तो हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो यहां पे मुझे वेरिएबल की पावर देखने को क्या मिल रही है, 1 पावर मिल रही है। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 डिग्री हो गई। तो ऐसे क्वेश्चंस को आगे, खैर अभी तो सिर्फ आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। आगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा कि इस तरीके का कोई क्वेश्चन आते तो उसमें हम लोग डिग्री को कैसे फाइंड करते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बाकी अब हम लोग सीखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यू में आपसे डेफिनेटली जीरो पॉलिनोमियल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस चीज को बहुत बहुत ध्यान से रख लीजिएगा अपने दिमाग में कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। ये देखिए अभी हम लोगों ने डिग्री को डिस्कस किया है, तो इसी बेसिस पर मैं आपको आगे के 2 टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। टॉपिक हमारा जो पहले रहने वाला है वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, देखिए कांस्टेंट की बात कर रहा है भैया। अभी हम लोगों ने कांस्टेंट पढ़े हुए हैं। कांस्टेंट को आपने बताया था भैया नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सारे जो नंबर होते हैं ये क्या होते हैं भैया, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो मैं इन्हीं को लिख दूं क्या, जैसे मैं लिखा 1 2 3 और 4, आगे भी नहीं मैं लिख देता हूं। ठीक है, अब देखो ये सारे मैंने क्या लिखे हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं। ठीक है, क्या लिखे हुए हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं। ध्यान से देखना, क्या इस 1 को भैया आप कह रहे हो पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं, भैया हम लोग कैसे मान लें कि ये पॉलिनोमियल है, इसमें कोई वेरिएबल तो है ही नहीं। आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि भैया हम लोग कैसे मान लें कि ये पॉलिनोमियल है, यहां पे कोई वेरिएबल तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। क्या आप ध्यान सुनना, क्या मैं इसको 1 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूं क्या वेरिएबल दिखाई देगा, क्या आपको वेरिएबल दिखाई देगा? और हम लोग जानते हैं कि किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो इसका मतलब 1 इंटू एक्स की पावर 0 में ले सकता हूं, जिसको सॉल्व करने पे मुझे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। सिमिलरली इस 2 को भी मैं 2 इंटू एक्स की पावर 0 रख सकता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 दैट मींस 2 मिलेगा। देखिए जो मेरी ओरिजिनल वैल्यू है 1 2 3, इसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि भैया अगर मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करूंगा तो जो मुझे वहां पे डिग्री देखने को मिलेगी, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ध्यान से सुन लेना कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो डिग्री क्या होती है, 0 होती है। वो डिग्री क्या होती है, 0 होती है। यहां तक की बात समझ में आई क्या? बाकी अब हम लोग जानते हैं जीरो पॉलिनोमियल कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। अब देखिए जीरो पॉलिनोमियल का मतलब हो गया सिर्फ 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो कांस्टेंट दिए, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब कि भैया इसमें क्या है, 0 है। अब इसकी डिग्री की बात करते हैं कि भैया जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। कांस्टेंट की तो हमने जान ली, अब बात करते हैं भैया जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। अब मुझे एक चीज बताना, मैंने 0 के साथ x की पावर 0 रख,
तब मुझे यहां से क्या मिलेगा 0 इंटू 1 0 ही मिलने वाला है। सिमिलरली 0 इंटू अगर मैंने x की पावर 2 रखी तो 0 इंटू भैया x सॉरी x की पावर 2 रखी थी, अब मैं 0 इंटू x की पावर कुछ भी रखूं तो मान के चलो यहां पे x की पावर 2 पे कोई नंबर भी होता तब भी मुझे क्या मिलता 0 ही मिलता, तब भी मुझे क्या मिलता 0 ही मिलता। अब कोई बच्चा कह रहा है कि भैया मुझे 2 नहीं रखनी, मुझे तो x की पावर 100 रखनी है। क्या रखनी है कि भैया 0 इंटू x की पावर 100 रखनी है, तो क्या मैं उसको रोक पाऊंगा? क्या नहीं रोक पाऊंगा, तब भी आंसर मुझे क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। ऐसे करके कोई तीसरा बच्चा है कि नहीं भैया मुझे 100 नहीं रखनी, मुझे तो 10,000 रखनी है, मैं उसको भी मना नहीं कर पाऊंगा, भाई तो भी 10,000 रख ले। तो इस केस में हो क्या रहा है, जिसकी जो मर्जी आ रही है वही क्या रख रहा है, वो उसकी डिग्री रख रहा है या उसकी पावर रख रहा है। तो इस केस में क्या हम लोग ये डिफाइन कर पाएंगे कि जो इसकी हाईएस्ट पावर है वो क्या रहने वाली है? तो इस केस में हम लोग उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जीरो पॉलिनोमियल की जो भी डिग्री होगी उसको भी हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहां से क्या सीखा हम लोगों ने कि जो हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल है, अगर इसकी डिग्री की बात करते हैं, तो इसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइन। इसकी डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइन। हम लोग जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। यहां मैं एक बार इसको और अच्छे से लिखता हूं, देखिए ब्लैक से तो मैंने यहां लिखा है, आप लोग उसको मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लेना कि जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो भैया नॉट डिफाइन होती है। क्या होती है भैया? नॉट डिफाइन होती है। पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो डिग्री क्या होती है हम लोगों ने ये जाना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में उसकी डिग्री क्या होगी ये भी जाना, और जीरो पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होगी ये भी हम लोगों ने जाना। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आई होगी। देखिए वीडियो नो डाउट थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन मैंने एक एक कंसेप्ट को इतने आराम से, इतने प्यार से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है कि आपका एक भी क्वेश्चन फिर ऐसा ना हो जो इन टॉपिक से गलत हो सके, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब हम लोग ये जानेंगे, यहां तक पढ़ने के बाद अब हम लोग ये जानेंगे कि भैया अगर कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है, उस एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कब बोलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी टॉपिक जो पेपर में आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है तो पॉलिनोमियल की कैसे फाइंड करेंगे कि भैया जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है वो एक पॉलिनोमियल है। तो देखिए अब जो हमारा टॉपिक रहने वाला है कि हाउ टू फाइंड पॉलिनोमियल, कि जो भी हमें एक्सप्रेशन गिवन है उस एक्सप्रेशन से हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो एक पॉलिनोमियल है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं कि मेरा कहने का क्या मतलब है। जैसे मान के चलो कि अगर आपको एक एक्सप्रेशन दे रहा है, कोई भी एक आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रहा है, अगर उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल यूज हुआ है, क्या कह रहा हूं, उस एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल यूज हुआ है, अगर उस वेरिएबल की जो पावर है, अगर वो होल नंबर में होगी, पावर किस में होगी? होल नंबर में होगी, तभी उस एक्सप्रेशन को मैं क्या बोल पाऊंगा? पॉलिनोमियल बोल पाऊंगा। भैया क्या आपने एरो से बना दिया, हमारी समझ में नहीं आया। भैया ये आपने क्या एरो बना दिया, हमारी समझ में नहीं आया। एक एग्जांपल देके समझाओ, ठीक है। एग्जांपल देके समझो। लेट्स से मैंने एक एग्जांपल लिया 4x² प्लस 3x की पावर 6 प्लस 7x, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताना कि भैया यहां पे x की पावर 2 है, यहां पे x की पावर 6 है और यहां पे x की पावर 1 है। और देखिए मैंने यहां पे लिखा होल नंबर। होल नंबर का मतलब आप जानते ही होंगे, हम लोग बहुत छोटी क्लासेस से इसको पढ़ के आते हैं। होल नंबर का मतलब ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये आगे चलते जाएंगे, ठीक है। क्या किसी भी वेरिएबल की पावर आपको होल नंबर से अलग नंबर में दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही ना। देखिए यहां पे पावर 2 है, यहां पे 6 है और यहां पे 1 है। तो जो ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इस एक्सप्रेशन को बोलूंगा कि भैया ये एक पॉलिनोमियल है। अब मेन चीज ये आती है कि भैया चलो ये तो हमें समझ में आ गया कि जो दिया हुआ एक्सप्रेशन था वो पॉलिनोमियल था। तो भैया ऐसा क्या है कि हम लोग ये कब पता लगा पाएंगे एक्चुअल में कि कोई भी जो एक्सप्रेशन दे रखा है, ये तो बड़ा आसान सा था। अगर कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है तो हमें क्या चीज में देख के पता लगा, सिर्फ देखने मात्र से हम लोग पता लगा लें कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। अब देखिए इसलिए मैं आपको एक नोट पॉइंट दिखाता हूं।
नोट पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना। नोट पॉइंट ये है कि जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। मैं हिंदी में लिख देता हूं, देखिए हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, है ना, प्रॉपर इंग्लिश की क्लास नहीं है। वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, सिर्फ समझ में आना चाहिए। कोई हम लोग ग्रामर की क्लास नहीं ले रहे हैं, यह आपको समझिए कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट कह रहा है कि भैया वेरिएबल की जो पावर है ना भैया, वो फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। किस में नहीं होनी चाहिए? फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे आगे कि जिसमें आप देखोगे कि जो वेरिएबल की पावर है वो नेगेटिव आ रही है और वेरिएबल की पावर किस में आ रही है? फ्रैक्शन में आ रही है। एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ली, मैंने लिखा 4x² + 2/x। अब देखो यहां पे आप देख पा रहे होंगे, यहां पे तो इसकी जो पावर है वो 2 है, लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं 4x² + 2x - 1, क्योंकि ये पावर देखो, इसकी पावर 1, इसको ऊपर लेके आऊंगा तो पावर किसकी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। क्या? तो देखिए मैंने अभी आपको कहा था कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्या यहाँ पे पावर किस में है? नेगेटिव में है, इसलिए बोलूंगा कि भैया ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ में आई क्या? एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेट से मैंने बोला √2x + 4x, ये मैंने लिखा। अब देखिए हम लोग जानते हैं जो रूट की वैल्यू होती है, मैंने पहले बहुत सारी क्लास में बता रखा है, रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 पावर के टर्म्स में। अगर मैं इसको सॉल्व करने गया तो देखिए √2 को चला सकता हूं, x को क्या मैं 1/2 ले सकता हूं क्या? प्लस 4x, यहां पे इसकी पावर मुझे क्या दिखाई दे रही है? 1/2 दिखाई दे रही है, और 1/2 क्या फ्रैक्शन है क्या? तो इसका मतलब जो ये एक्सप्रेशन है ये भी क्या नहीं है? एक पॉलिनोमियल नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। एक तो एग्जांपल और लेके इसके ऊपर एक एग्जांपल और समझते हैं। इसका आंसर आप मुझे क्या दिखाएंगे? मैं लिखा 9y² + 4y। बताओ जल्दी इसका आंसर कि ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। क्या ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है? कमेंट सेक्शन में अभी इसका आंसर, जो भी टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अभी इसका आंसर लिखें कि ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। लिख दिया होगा आपने आंसर। ठीक है, बाकी समझते हैं। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व किया तो देखिए दोनों ही नंबर बेटा जी किस में आ रहे हैं? अंडर रूट के अंदर आ रहे हैं। तो अगर इसको सॉल्व करूंगा तो ये इसको ऐसे तो 3y का होल स्क्वायर रूट प्लस 4y, देखिए इसका ऐसे कट गया तो क्या मिला? 3y + 4y इक्वल टू मुझे यहां से कितना मिल गया? ये 7y मिल गया। क्या कितना मिल गया? 7y। और इस y की अगर कोई नंबर नहीं तो हम क्या मानते हैं? उसके ऊपर 1 मानते हैं क्या? तो इसकी जो डिग्री है वो क्या है? 1 है, या इसकी जो हाईएस्ट पावर वो क्या है? 1 है। तो हम लोगों ने ये जाना था कि भैया अगर एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर में होगी तब भी वो क्या कहलाएगा? एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तभी वो एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसा कि बात समझ में आती है क्या? तो ध्यान ये रखना है कि किसी भी एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल कब बोलेंगे? उसमें जब वेरिएबल जो भी आपने यूज किया है उस वेरिएबल की अगर पावर होल नंबर में होगी तब भी हम उसको क्या बोल पा रहे होंगे? एक पॉलिनोमियल बोल पा रहे होंगे। उम्मीद करता हूं ये पॉलिनोमियल कैसे हम लोग एक्सप्रेशन से निकालेंगे ये इसमें अभी इसके ऊपर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं। अभी तो हम लोग बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। इसके बाद अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूं। हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने सबसे पहले जाना वेरिएबल, कांस्टेंट क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, इन पे एग्जांपल्स को भी हम लोगों ने समझा। फिर हम लोगों ने समझा डिग्री क्या होती है। डिग्री के बाद हम लोगों ने कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, इनकी डिग्री क्या होती है, इसको भी जाना। फिर लास्ट में हम लोगों ने जाना कि किसी भी एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कब बोलते हैं, ये हम लोगों ने जान लिया। आज की वीडियो में हम लोग इतने रखेंगे, बाकी आगे भी अभी इस टॉपिक पे जो हमारा रह गया इसमें अभी 2-3 टॉपिक और रह गए जिसको हमें और अच्छे से डिस्कस करना है। मैं आपको विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आगे की वीडियोस में समझाऊंगा कि लीनियर पॉलिनोमियल जो हमारे पास है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका ग्राफ कैसा होता है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आगे भी मैं लगातार और इसके ऊपर अभी बहुत सारी वीडियोस बनानी है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जो नई एनसीईआरटी है उसमें किसी भी टाइप का या आप कोई भी रेफरेंस बुक लगाएं, आर डी शर्मा लगाएं, आर एस अग्रवाल लगाएं या कोई भी क्वेश्चन बैंक आप लगाएं, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। इसीलिए मैंने बहुत डिटेल में एक भी टॉपिक को आपको समझाने की कोशिश करी है।
तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आज के लिए नहीं, थैंक यू।